Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the work on page number 84, and in today's video we'll do the exercise on page number 85 and we'll read a new chapter also. So let's start with the page number 85. Listen to the passage, see page 136 and answer the given questions by choosing the correct option. आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए पहले तो 136 पे जो पैसेज है उसको रीड करना है, उसको समझना है, उसके बाद हमें इसके आंसर्स देने हैं. सो ओपन योर पेज नंबर 136. सो दिस इज योर पेज नंबर 136. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Happy is the man who acquires the habit of reading when he is young. अब हैप्पी एक मैन था, एक आदमी था जिसने क्या किया था, बुक पढ़ने की आदत को प्राप्त कर लिया था. एक्वायर्स मतलब प्राप्त करना. जब वो यंग था तब से उसको पढ़ने की आदत थी. He has secured a lifelong source of pleasure, instruction and inspiration. उसने मतलब अपने लाइफ टाइम के लिए क्या सिक्योर कर लिया था, सोर्स ऑफ प्लेजर. प्लेजर मीन्स होता है खुशी, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश और इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा. तो जो भी उसके जीवन में उसकी लाइफ में खुशी का सोर्स था, मतलब जहाँ से उसको खुशी मिल सकती है, जहाँ से उसको प्रेरणा मिल सकती है, जहाँ से उसको निर्देश मिल सकते हैं कि क्या उसे करना है क्या नहीं करना, सब क्या था उसके लिए, रीडिंग मीन्स बुक्स ही थी उसके लिए जो भी थी. सो लॉन्ग एज ही हैज़ हिज बिलव्ड बुक्स ही नीड नेवर फील लोनली. अब जितने टाइम के पास उसके पास क्या है, उसकी प्यारी बुक हैं, वो कभी भी लोनली अकेला फील महसूस नहीं कर सकता. He always has a pleasant occupation of leisure moments so that he need never feel bored. उसके पास क्या रहता है, हमेशा एक प्लीजेंट ऑक्यूपेशन. प्लीजेंट मतलब होता है सुहाना. तो एक सुहाना उसके पास व्यवसाय रहता है ऑफ लेजर मोमेंट. किस चीज़ का, लेजर मतलब फुर्सत भरे पलों का. तो जिससे क्या होता है, वो कभी बोर नहीं होता, मतलब वो आराम से फुर्सत में बैठा रहता है और उसमें क्या करता रहता है, उसकी जो फेवरेट हैबिट है या फेवरेट थिंग है वो बुक रीडिंग की, वो बुक रीड करता रहता है, जिससे वो कभी भी अकेला फील नहीं करता. He is the possessor of wealth more precious than gold. Ruskin calls books king's treasures, treasury fields, not with gold and silver and precious stones, but with riches much more valuable than these, knowledge, noble thoughts and high ideals. वो सोने की तुलना में, मतलब गोल्ड से अगर हम कंपेयर करें तो वो सोने की तुलना में ज़्यादा कीमती संपत्ति का मालिक है. मतलब उसके पास जो बुक्स हैं, बुक्स रीडिंग करता है, उसको कंपेयर किया गया है गोल्ड से कि वो क्या गोल्ड से भी ज़्यादा प्रीशियस, सोने से भी ज़्यादा कीमती है. Ruskin calls book king's treasures, treasury fields, not with gold and silver and precious stones, but with riches much more valuable than these, knowledge, noble thoughts and high ideals. अब रस्किन की जो बुक है जिसका नाम है किंग ट्रेजर्स, जो कि ट्रेजरीज से भरी हुई है, उसमें क्या है कि ना कि उसमें बोला गया है कि नॉट विथ गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स, मतलब सोने और चांदी और कीमती पत्थर के साथ नहीं, बल्कि बट विथ रिचेस मच मोर वैल्यूएबल देन दीज, नॉलेज, नोबल थॉट्स एंड हाई आइडियल्स. मतलब सोने चांदी और कीमती पत्थर के साथ नहीं, बल्कि भरे खजाना, लेकिन इनमें से बहुत ज़्यादा कीमती क्या है, ज्ञान मतलब नॉलेज, थॉट्स हमारे महान विचार और हाई आइडियल्स और हमारे उच्च आदर्श. ये सारी चीज़ें ज़्यादा कीमती हैं किससे, सोने चांदी और कीमती पत्थरों से. पुअर इंडीड इज़ द मैन हु डज नॉट रीड एंड एम्प्टी इज़ हिज लाइफ. अब गरीब वो आदमी है वास्तव में जो पढ़ता नहीं है और उसका जीवन कैसा है, खाली है. The blessing while which the reading habit confers on its possessor are many, provided we choose the right kind of books. अब क्या है, तो अब एक तरीके से ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, वरदान है कि रीडिंग हैबिट, जो पढ़ने की आदत प्रदान की गई है पजेसर्स को. पजेसर्स मतलब ओनर्स को, और कन्फर्स मतलब प्रदान करना. तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग मान सकते हैं वो लोग जिनके पास जिनको रीडिंग हैबिट की अच्छी आदत है. प्रोवाइडेड वी चूज़ द राइट काइंड ऑफ बुक्स, बस शर्त ये है कि हम क्या करें, अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए चुनें. रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर. रीडिंग क्या देती है हमें, पढ़ने से मतलब सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है हमें.
Some books we read simply for pleasure and amusement, for example good novels. अब कुछ बुक्स हम पढ़ते हैं केवल मतलब खुशी के लिए और मनोरंजन के लिए, जैसे कि अच्छे उपन्यास, नॉवेल्स मतलब उपन्यास. एंड नॉवेल्स एंड बुक्स ऑफ इमेजिनेशन मस्ट हैव देयर प्लेस इन एवरीबॉडीज रीडिंग. और नॉवेल्स और बुक्स क्या है, एक मतलब ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी की रीडिंग में शामिल है, मतलब हर कोई इनको पढ़ता ही होगा. When we are tired or the brain is weary with serious study, it is healthy recreation to lose ourselves in some absorbing story written by a master hand. जब हम थके रहते हैं और हमारा माइंड कैसा हो जाता है, वेरी मीन्स भी क्या होता है, थका हुआ. तो जब हमें थकान रहती है और काफ़ी सीरियस स्टडी से, मतलब स्कूल की स्टडी हो या कॉलेज की स्टडी हो, उसको पढ़ के हम थक जाते हैं, तो एक की क्या है, हेल्दी रिक्रिएशन, मतलब एक अच्छा सोर्स है ये रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन का, कि हम क्या कर दें, अपने आप को बुक पढ़ने में या स्टोरी रीडिंग करने में क्या कर दें, खो दें. तो वो उस चीज़ से क्या होगा, हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और हम अच्छा महसूस भी करेंगे. तो यही था इसमें बताया गया. एक हैप्पी करके एक आदमी था जिसको रीडिंग की हैबिट थी, तो वो अपने आप को कभी भी अकेला फील नहीं करता है, क्योंकि जब भी वो अकेला होगा तो उसके पास बुक्स रहती हैं रीडिंग करने के लिए. सो दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट ऑफ बुक रीडिंग. ओके, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 85 अगेन. Okay, so on page number 85, now first question is the word inspiration means. The word inspiration means, inspiration word का मतलब क्या होता है, अभी आपने पढ़ा. डिज़ायर मीन्स इच्छा, इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू डू समथिंग, कोई जानकारी के किस चीज़ को हमें कैसे करना है. समथिंग दैट मेक्स यू वॉन्ट टू बी बेटर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा बनाना चाहती है. मोटिवेशन टू डू समथिंग, या फिर कुछ करने के लिए मोटिवेशन, मतलब हमें प्रेरणा मिल जाए. जो भी इंस्पिरेशन का मीनिंग होगा उस पर आप टिक करेंगे. सेकेंड, द मैन हु रीड्स इज, वो मैन जो पढ़ता है, जो रीडिंग करता है, वो कैसा होता है, काम मतलब शांत, पुअर मतलब गरीब, लेजी मतलब आलसी, हैप्पी मतलब खुश. जो मैन रीडिंग करते हैं, जो लोग रीडिंग करते हैं, वो इनमें से कैसे हो जाते हैं. थर्ड, द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स एंटरटेनमेंट इज, पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीन्स है एंटरटेनमेंट. इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, एब्जॉर्बिंग मतलब एब्जॉर्ब करना, लोनली मीन्स अकेला, अम्यूजमेंट मीन्स बताया था मैंने मनोरंजन. रीडिंग गिव्स द हाइस्ट काइंड ऑफ, रीडिंग हमें क्या देती है सबसे ज़्यादा, मनी मतलब पैसा, हॉबी कुछ आदतें, प्लेजर मतलब होता है खुशी, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा. द मैन हु डजेंट रीड इज़ पुअर एंड हिज लाइफ इज, जो मैन जो नहीं पढ़ता वो कैसा है, गरीब है और उसकी लाइफ कैसी है, एम्प्टी मतलब खाली, बोरिंग, सीरियस और एब्जॉर्बिंग, कैसी है उसकी लाइफ जो इंसान नहीं पढ़ता है. नाउ रीड द गिवन कॉन्वर्सेशन रीड करनी है हमें. यहाँ पे राहुल बोल रहा है, वेयर शुड आई थ्रो दिस रैपर, मुझे ये रैपर कहाँ फेंकना चाहिए. तो मेहा बोलती है, थ्रो इट हेयर ओनली, डोंट टेल मी यू वॉन्ट टू टेक इट टू रांची. तो मेहा बोलती है कि इसको यहीं पे फेंक दो, मुझे ये मत बोलना कि तुम ये रैपर रांची तक लेके जाओगे या लेके जाना चाहते हो. राहुल बोलता है, बट आई कांट फाइंड द डस्टबिन, लेकिन मुझे डस्टबिन नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ फेंक दूँ इसको. तो मेहा बोलती है, डस्टबिन, थ्रो इट हेयर ऑन द ट्रैक्स. डस्टबिन क्यों चाहिए तुम्हें, तुम इनको ट्रैक्स पे, यहीं पटरियों पे फेंक दो. पॉटर बोलता है, द डस्टबिन इज राइट बिहाइंड यू देयर नियर दैट वॉल, गिव इट टू मी, आई विल थ्रो इट इन द डस्टबिन. वहाँ पे जो पॉटर था वो बोलता है कि डस्टबिन बिल्कुल जस्ट आपके राइट में ही है, वहाँ पे उस दीवार के पास, ये मुझे दीजिए रैपर, मैं इसको डस्टबिन में फेंक दूंगा. तो राहुल बोलता है फिर कि थैंक यू. राहुल किसको, पॉटर को थैंक यू बोलता है. नाउ व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, राइट इन 2 पॉइंट्स. आप इस कन्वर्सेशन से क्या सीखते हो, क्या सीखा आपने इनको पढ़ के, वो आपको नीचे 2 पॉइंट्स में बताना. ओके, सो दिस पेज इज़ फॉर योर होमवर्क. ठीक है, ये पेज आपके लिए होमवर्क में है. अब अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं आती है, जिसको आती है वेरी गुड, ट्राई करिएगा. अगर ट्राई करने पे भी नहीं आती है तो वील डू दिस इन द नेक्स्ट वीक.
ओके, तो अब हम रीड करेंगे चैप्टर 11 जिसका नेम है द टिंकर्स विलो। क्या नेम है चैप्टर 11 का? द टिंकर्स विलो। टिंकर किसे बोलते हैं हम? टिन स्मिथ, जो ठटेरा होता है ना उसको हम बोलते हैं टिंकर। और विलो क्या होता है? विलो एक ट्री का नेम है। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। One day when my grandfather Gifford was about 7 years old, he looked across the road to his father's blacksmith shop. एक दिन मेरे दादाजी गिफोर्ड जो कि 7 साल के थे, उन्होंने रोड के आगे देखा उनकी फादर की ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ मीन्स क्या होता है? ब्लैकस्मिथ मीन्स होता है लोहार, लोहा पीटने वाला। तो उनके जो उसके जो दादाजी थे, उसके दादाजी के पापा की दुकान की तरफ, लोहार की दुकान की तरफ देखा उन्होंने। He saw someone sitting on the bench by the door. He went over to learn who it was. उन्होंने देखा कि वहाँ पे बेंच पे कोई बैठा हुआ है। डोर से उन्होंने गेट पे से देखा कि वहाँ बेंच पे कोई बैठा हुआ है, तो वो उसके पास पहुँच गए देखने के लिए, याद करने के लिए कि वो कौन था। He found a little old man with thick bushy eyebrows and bright blue eyes. उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है मोटी बशी आईब्रोज के साथ, और जिसकी आइज कैसी हैं? चमकीली ब्लू कलर की हैं। His clothes were made all of leather which creaked and rattled when he moved. उसके पूरे कपड़े किससे बने हुए थे? लेदर्स, चमड़े के बने हुए थे, जो कि क्रीक्ड मतलब चरमराना, और रेटल्ड मतलब खड़खड़ाना। तो चरमराते थे, खड़खड़ करते थे जब वो मूव होता था, हिलता था इधर उधर। By his side was a partly open pack in which grandfather could see curious tools and sheets of shiny tin. अब उसके पास में एक थोड़ा सा खुला हुआ बैग रखा था जिसमें उसके दादाजी देख सकते थे कि उसमें क्या क्यूरियस टूल्स, अच्छे एक्साइटेड करने वाले टूल्स थे, और शीट्स रखी हुई थी, शाइनी टिन की, चमकती हुई टिन की बनी हुई शीट्स रखी हुई थी। By that he knew that the man was the traveling tinker who came once or twice a year to mend leaky pans and pails, and of whom he had heard his mother speak. तो इससे उसके दादाजी समझ गए थे कि मैन क्या है? ट्रैवलिंग टिंकर है, मतलब चलने वाला टिंकर, ठटेरे वाला है। और ये क्या है? जो कि साल में 2 साल में एक आध बार आता है। टू मेंड लीकी पेन्स, मेंड मतलब सुधारना, लीकी मतलब टपका हुआ, जैसे कहीं किसी पैन मतलब बर्तन, पेल्स मतलब घड़ा, तो उनमें कहीं छेद हो जाता है तो उनको सुधारने के लिए आता है। और इसके बारे में उसने उसकी मम्मा से सुना था। फिर The old man was eating his lunch, a slice or two of bread and a cold potato, and because it seemed so poor a lunch, grandfather went back to the house and brought 2 big apples from the cellar. अब क्या हुआ? वो लंच कर रहा था, उसका खाना खा रहा था ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। एक और 2 स्लाइस ब्रेड के, एक ठंडा आलू, और उसी के, और एंड बिकॉज इट सीम सो पुअर अ लंच, तो जिसकी वजह से वो क्या दिख रहा था? बहुत गरीब दिख रहा था उसके खाने की वजह से कि वो ऐसा खाना खा रहा है। तो उसके दादाजी ने क्या किया? वो जो बच्चे के दादाजी थे उन्होंने, वो गए वापस घर पे गए और 2 बड़े एप्पल्स खरीद के लाए सेलर से। सेलर मीन्स होता है तहखाना। फिर द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम एंड एट द एप्पल्स, फिर वो बूढ़े आदमी ने उसके दादाजी को थैंक यू बोला और वो एप्पल्स खा लिए। Then he got up, brushed the bread crumbs from his leather breeches, and taking a little tin dipper from his pack, went down to the brook to drink water. फिर वो उठा और उसने क्या किया? ब्रेड क्रम्स को उसके लेदर ब्रीच मतलब पीछे का जो भाग रहता है उसको बोलते हैं ब्रीच, तो उसके लेदर ब्रीच से उसने घिसा उनको ब्रेड क्रम्स को। फिर टेकिंग अ लिटिल टिन डिपर फ्रॉम हिज पैक। डिपर क्या होता है? डिपर मतलब होता है रंगरेज या फिर डोल भी बोल सकते हैं हम उसको, डिपर को। तो उसने छोटा सा डिपर, टिन का डिपर निकाला अपने बैग से और कहाँ पहुँच गया? ब्रूक मीन्स स्ट्रीम, छोटी नदी के पास पहुँच गया पानी पीने के लिए। When he had his fill, he came back to the bench and sat down. फिर जब उसने पानी पी लिया, उसका पेट भर गया, तो वापस आके बेंच पे बैठ गया। Now my boy, he said, we will make a tree to grow here by the brook. There ought to be one for shade. अब वो क्या बोलता है?
कि मेरे लड़के यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं हम क्या बनाएंगे, एक ट्री बनाएंगे, एक ट्री ग्रो करेंगे हम ब्रूक से यानी कि नदी की मदद से, और यहाँ एक ट्री होना चाहिए छाया के लिए। तो मेक अ ट्री क्राइड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर चिल्ला के बोले मेक अ ट्री, ट्री बनाएंगे। हाउ कैन वी मेक अ ट्री, आई थॉट ओनली गॉड कैन मेक ट्रीज। तो बोलते कि हम कैसे ट्री बना सकते हैं, मेरे को तो लगता था कि सिर्फ भगवान ट्रीज बनाते हैं। True, said the old man, only God makes tree but sometimes we can help him. तो उसने उससे बोला कि हाँ तुम सही बोल रहे हो कि भगवान ट्री बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनकी मदद भी कर सकते हैं ट्रीज बनाने में। With that he took from the bench at his side a stick that he had cut somewhere by the road and had been using for a cane. अब उसकी इसी के साथ उसने क्या किया, एक बेंच, He took from the bench at his side a stick. उसने अपनी बेंच पे से एक स्टिक उठाई जो कि उसने कहीं पे रोड पे काटी थी, मतलब कहीं जब वो आ रहा होगा तो रोड से काट के लाया था वो स्टिक। एंड हैड बीन यूजिंग फॉर अ केन, और किसके लिए यूज़ कर रहा था वो उसे, केन के लिए यूज़ कर रहा था। इट वॉज स्लेंडर एंड स्ट्रेट, वो कैसी थी, पतली थी बिल्कुल और सीधी थी। एंड ग्रैंडफादर नोटिस दैट द बार्क वॉज स्मूथ एंड ऑफ अ ब्यूटिफुल लाइट ग्रीन। ग्रैंडफादर ने नोटिस किया कि जो बार्क है वो छाल है वो कैसी है, स्मूथ है बिल्कुल और सुंदर लाइट ग्रीन कलर की है। Of this said the old man, we will make a tree in which the birds of the air shall build their nest, and under which the beasts of the field shall find shelter and rest in the heat of the day. But first there shall be music. Take this stick down to the brook and wet it all over. तो अब वो बोलते हैं कि इस लकड़ी से, इस छाल से हम क्या बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे, और जो कि इसके लिए होगा, इसमें क्या कर सकती हैं, बर्ड्स शायद अपने नेस्ट बना सकती हैं, जानवर इसके नीचे छाया ले सकते हैं, आराम से अपना घर बना के इसके नीचे जो धूप रहती है दिन में उससे आराम पा सकते हैं। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए। तो अब इस स्टिक को उठाओ और कहाँ ले जाओ, ब्रूक नदी के पास ले जाओ, इसको पूरा गीला करके लाओ। So my grandfather took the stick and did as the old man told him. तो फिर उनकी बोलता है मेरे ग्रैंडफादर ने स्टिक को उठाया और वैसे ही किया जैसा ओल्ड मैन ने उसे बोला था। When he came back to the bench, the tinker had a large horn-handled knife open in his hand. With the blade, which seemed very sharp, he made a single cut through the bark of the stick about a foot from one end. अब जब वो आया वापस वहाँ से आया उसके दादाजी, तो उन्होंने देखा कि टिंकर के हाथ में एक बड़ा सींग वाला चाकू था ब्लेड के साथ, जो कि बहुत तेज लग रहा था, और उन्होंने क्या किया था, एक सिंगल कट लगाया थ्रू द बार्क ऑफ द स्टिक। फिर स्टिक के छाल के थ्रू एक साइड से लगभग एक पैर की दूरी पर कट लगाया। Then near the end he cut a deep notch and 4 or 5 smaller notches in a line further down, and after that he laid the stick across his knee and turning it all the while began to pound it gently with the handle of the knife. फिर उसने क्या किया, फिर उसने घुटने के पास स्टिक रखी और ये सब मोड़ते हुए चाकू के हैंडल के साथ इसे धीरे से मोड़ना शुरू कर दिया। मतलब पहले तो उनने एक जो स्टिक थी उसकी एंड पे नॉचेस बनाए। नॉच क्या होता है, निशान। तो उन्होंने निशान बनाए थे। फिर उन्होंने अपने घुटने के पास उस स्टिक को रखा और फिर इन सबको क्या हुआ, मोड़ते हुए चाकू के हैंडल के साथ उसे धीरे से घुमाना शुरू कर दिया। फिर when he had pounded a long time, he laid down the knife and taking the stick in both hands gave it a little twist. At that, grandfather heard something pop and saw the bark slip from the end of the stick above the knife cut, all whole except for the notches, a smooth green tube. अब क्या हुआ, जब वो पाउंड कर रहे थे लंबे समय के लिए, पाउंड मतलब घेरना, तो घेर रहे थे जब उसको लंबे समय के लिए, तो उन्होंने क्या करा, फिर चाकू नीचे रख दिया। एंड टेकिंग द स्टिक, इन दोनों हाथ में उन्होंने स्टिक ले ली एंड गेव इट अ लिटिल ट्विस्ट, फिर उसको थोड़ा सा घुमाया। एट दैट ग्रैंडफादर हर्ड समथिंग पॉप, फिर ग्रैंडफादर को किसी अचानक एक चीज़ की आवाज़ आई, जो कि क्या था, उन्होंने देखा कि बार्क जो है वो छाल स्लिप हो रही है एक एंड से, स्टिक के एक एंड से वो स्लिप हो रही है जहाँ पे नाइफ कट था उसके ऊपर से।
तो ऑल होल एक्सेप्ट फॉर द नॉचेस अ स्मूथ ग्रीन ट्यूब, फिर सबको छोड़ के क्या सिर्फ नॉचेस जो निशान थे एक स्मूथ ग्रीन कलर की ट्यूब पे। Then he told grandfather to wet the stick again, and when he had done it, he slipped the bark back to its place and put the end of the stick in his mouth and began to blow. And out of the holes that he had cut and which he stopped one after another with his fingers came what grandfather said was the sweetest music he had ever heard. Music like the voice of a bird singing a long way off, or like that of a टाइनी बेल। फिर उन्होंने उसके ग्रैंडफादर को बोला कि उसको स्टिक को दोबारा गीला करके लाइए, और जब उन्होंने ये कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने फिर वो जो बार्क थी उसको वापस से उसकी जगह पे लगाया, उस छाल को, और वो जो स्टिक का एंड था उसको अपने मुंह में लिया और उससे फिर उसको बजाना चालू कर दिया उन होल्स में से जो कि उनने कट किए थे और जिन होल्स को उनने बंद किया था। वन आफ्टर अनदर विथ हिज फिंगर्स, उनकी फिंगर्स लगाने लगे वो एक एक करके उन कट्स पे जो उन्होंने लगाए थे। और फिर ग्रैंडफादर आते हैं उसके, वो बोलते हैं कि ये तो सबसे प्यारा म्यूज़िक है जो मैंने अभी तक सुना है। ऐसा म्यूज़िक जो कि क्या मतलब जैसे कि कोई बर्ड चिड़िया गा रही हो या फिर कोई घंटी बज रही हो, उस तरीके का म्यूजिक था। द मैन स्माइल एंड सेड कम नाउ वी विल मेक द ट्री, एंड टुगेदर द ओल्ड मैन एंड द बॉय वॉक डाउन टू द ब्रूक एंड क्रॉस्ड ओवर ऑन सम स्टेपिंग स्टोन्स टू अ प्लेस वेयर द ग्राउंड वॉज सॉफ्ट एंड ब्लैक एंड वेट। द ओल्ड मैन पुश्ड द स्टिक फार डाउन इन टू द मड अंटिल इट स्टूड फर्म एंड ट्रू। फिर वो म्यूज़िक बजाने के बाद वो मैन हंसता है, ओल्ड मैन, वो बोलता है कि चलो आओ अब हम क्या बनाएंगे, ट्री बनाएंगे। फिर दोनों ओल्ड मैन और वो जो लड़का था नदी से थोड़ा सा और नीचे गए, पत्थरों की जगह पार करते हुए, और ऐसी जगह आए जो कि बिल्कुल सॉफ्ट था और जहाँ पे गीली और काली मिट्टी थी। फिर ओल्ड मैन ने वो स्टिक को नीचे धक्का दिया मिट्टी में जब तक कि वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़ी नहीं हो जाती, सीधी जम नहीं जाती। फिर ओल्ड मैन ने उनकी हेड उतारी, उनकी टोपी उतारी, एंड गोइंग टू द स्टिक सीम टू माई ग्रैंडफादर टू मेक अ स्पीच ऑफ इट। फिर स्टिक बोते बोते क्या वो ऐसा लग रहा था कि उनके ग्रैंडफादर को क्या स्पीच दे रहे हैं। लिटिल ब्रदर, ही सेड, वी लीव यू हेयर वेयर यू विल नेवर बी हंग्री और thirsty. You have made your little music for us today, but when you have grown tall and strong, one who is greater than I shall play upon you with the breath of his mighty winds. And when this little boy is older than I am now, and here he put his hand on my grandfather's head, his children's children shall hear your music and be glad. बोलता है आपने आज हमारे लिए छोटा सा संगीत बनाया है, लेकिन जब आप लंबे और मजबूत हो जाओगे तो मैं जो खेलता हूँ उससे अधिक खेलूँगा यहाँ पे। आप उसकी शक्तिशाली हवाओं की सांस के साथ, और जब ये छोटा लड़का अब उससे बड़ा है और यहाँ उसने मेरे दादा के सिर पर हाथ रखा, उसके बच्चों के बच्चे तुम्हारे म्यूज़िक सुनेंगे और खुश होंगे। तो वो जो ग्रैंडफादर जो ओल्ड मैन था वो स्टिक लगा रहा था, उस स्टिक लगाते लगाते उसने बोला कि हम तुमको यहीं छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे और प्यासे नहीं रहोगे, तुमने हमारे लिए आज म्यूज़िक बनाया है, और जब तुम बड़े हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे कुछ दिनों बाद, तो मैं फिर जहाँ अभी यहाँ जितना खेलता हूँ उससे कहीं ज़्यादा खेलूँगा, और मेरे बच्चों के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, म्यूज़िक सुनेंगे और खुश होएंगे। In a little while after that, the old man put on his pack and went away, but my grandfather could not forget him, and almost every day he looked at the stick by the brook. अब कुछ समय बाद द ओल्ड मैन पुट ऑन हिज पैक, उसने अपना जो बूढ़ा आदमी था उसने अपना बैग पैक कर लिया और जाने लग गया, लेकिन मेरे दादाजी उसको नहीं भूले। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे ही लुक्ड एट द स्टिक बाय द ब्रूक, फिर वो उस स्टिक पे, वो छाल से स्टिक पे हर रोज़ वो वहाँ देखते थे। वन डे माई ग्रैंडफादर सॉ दैट अ टाइनी बड हैड अपीयर्ड, एंड द बड बिकेम अ लिटिल स्प्राउट, एंड द स्प्राउट अ शूट, एंड अदर शूट्स फॉलोड until the stick was indeed a little tree. फिर एक दिन मेरे दादाजी ने देखा कि उस पे क्या आया, एक छोटा सा बर्ड निकला। बर्ड निकलता है ना, फिर बर्ड निकलने के बाद क्या हुआ, वो स्प्राउट बन गया, अंकुरित हो गया, फिर स्प्राउट से वो बन गया शूट बन गया, फिर और कई शूट आए, और ऐसे करते करते क्या हो गया, वो एक छोटा सा ट्री बन गया।
Through all the years that came after, it grew taller and stronger until the tinker's willow was known as the greatest tree in all the countryside, and the birds did indeed build their nest among its branches, and the cattle lay in its shade in the hot noontide. अब थ्रू ऑल द ईयर्स दैट केम आफ्टर, फिर अब जितने भी साल आए उसके बाद, जब वो ट्री क्या हुआ, लंबा होता गया और मजबूत होता गया, जब तक कि द टिंकर्स विलो, मतलब उस उनने लगाया था वो विलो का ट्री, तो उसको नाम पड़ गया टिंकर्स विलो, तो कि वो जब तक पूरे शहर में फेमस नहीं हो जाता. And the birds did indeed build their nest among its branches, and the cattle lay in its shades in the hot noontide. फिर क्या होने लगा, बर्ड्स भी उनकी ब्रांचेस पे, उस पेड़ की ब्रांचेस पे नेस्ट बनाने लगी उनका, वहाँ पे गाना गाने लगी, और जो कैटल्स थे वहाँ पे आके रहने लगे नून टाइड में, मतलब जब समर का टाइम होता था, धूप का मौसम रहता था, तब वो वहाँ पे आके छाया में बैठने लगे. Even when my grandfather was an old man and had grown up sons and daughters and many grandchildren, he loved to sit on the bench by the shop and listen to the voice of the wind among the leaves of the great tree. And then if we asked him, he would tell us again of the tinker who planted it, and of the music that came from the stick out of which it grew. बोला है कि अब भले ही मेरे दादाजी भी इतने बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी उनको आज भी उस ट्री के पास जो बेंच है उस पर बैठना पसंद है, और वो जो हवा की आवाज़ आती है और वो लीव्स, बड़ी बड़ी लीव्स उस ट्री की, वो सब कुछ उनको देखना पसंद है. और जब भी वो उसके पास बैठते हैं और हम उनसे पूछते हैं इस ट्री के बारे में, तो वापस से वो दोबारा हमको इस टिंकर के बारे में स्टोरी सुनाना चालू कर देते हैं, और वो काफ़ी एंजॉय करते हैं इस चीज़ को. तो एक बच्चा था जो कि उसके दादाजी के बचपन की स्टोरी सुना रहा है इसमें, कि कैसे उसके दादाजी के बचपन में एक ब्लैक स्मिथ आया था, और उसके दादाजी के फादर की दुकान थी ब्लैक स्मिथ, तो उस पर एक टिन स्मिथ आया था जिसको टिंकर बोल रहे हैं लोग, और उसने क्या किया, एक पेड़ लगाया था. तो किस तरीके से उसने पूरा ट्री लगाया था, और आज भी वो ट्री उस जगह पे अवेलेबल है. तो उस ट्री को देख के वो लोग क्या करते हैं, उस टिंकर को याद करते हैं. ये इस स्टोरी में बताया गया है. Okay, so rest of the work related to this chapter we will do in the next video. Thank you.